हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमेर एकेडमी। दोस्तों, हम लोग ब्लड का चैप्टर कवर कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लगभग 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का वीडियो है। उसमें मोस्टली मैंने पूरा कवर करने का ब्लड एंड हार्ट प्लस लिम्फेटिक सिस्टम जो भी है, जितने भी उसके पोर्शंस हैं, पार्ट हैं ब्लड से रिलेटेड, हमने पूरा कवर करने का प्रयास किया है। उस पर अभी उसके बेस्ट पर एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। उसके पहले साथियों कुछ की पॉइंट्स दूसरे और भी बुक्स मैंने रेफरेंस बना करके मैंने की पॉइंट्स कलेक्ट किया है, बनाया है, जो कि बहुत ज़रूरी है साथियों। और खासतौर से जो टीएसटी पीएचडी के बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो यूपी टीएसटी का वैकेंसी आने वाली जो आ चुकी है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मद्देनज़र ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या की पॉइंट्स हैं साथियों ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ जैसा कि मैंने लिखा है टाइटल में कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रिलेटेड विथ ब्लड एंड हार्ट। ठीक है, पहला देखिए क्या है, द हीमोसिलेमिक स्पेस आर कॉल्ड द ब्लड साइनस। अब देखिए, जो हीमोसिलोमिक स्पेस होता है उसको ब्लड साइनस बोलते हैं। अब पहले हीमोसिलोमिक स्पेस क्या होता है, तो हीमोसिलोमिक स्पेस उसे बोलते हैं कि ऐसा स्पेस जिसमें कि ब्लड जो होता है वो क्या होता है, पूरी पार्टली पूरी बॉडी में ऐसी एज इट इज पड़ा रहता है ना। और ये क्या होता है, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा पाया जाता है कि ब्लड फ्लोज पार्टली थ्रू द वेसल्स एंड पार्टली थ्रू हीमोसिलोमिक स्पेस। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जो जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल हैं सॉरी, उनकी बॉडी में क्या होता है कि ब्लड जो है ना, कुछ तो वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है, वेसल्स इन द सेंस कि आर्टरीज एंड वेंस के थ्रू। और कुछ ब्लड का कुछ हिस्सा क्या होता है, वो हीमोसिलोमिक स्पेस में ऐसे ही पड़ा रहता है। हीमोसिलोमिक स्पेस मतलब कि वो पूरा कोई खाली सा जगह हो, उसी में पूरा भरा हो, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स होकर के पड़ा रहता है, उसको हम हीमोसिलोमिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो हीमोसिलोमिक स्पेस को, जिसमें हीमोसिलोमिक स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड साइंसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला पॉइंट क्या है, द ब्लड इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड क्या, हीमोलिम्फ। बात समझ आ रही, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में, उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ बोला जाता है। साथियों, ये कीवर्ड्स हैं, ये केवल हीमोलिम्फ करके पूछ लेगा कि व्हाट इज द हीमोलिम्फ, या हीमोलिम्फ इज नोन एज वेयर, पूछ लेगा ऐसे कि वो इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है। ये पॉइंट ऑफ द यूज ऑफ द एग्जामिनेशन, स्पेशली टीएसटी एंड पीएचडी और बाकी जगह भी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन एनीलिड्स। देखिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ पाया था, एनीलिड्स, जिसको कि हम अर्थवर्म बोलते हैं, सम मोलस्क जैसे सिफेलोड्स, ठीक है, सिफेलोपॉड्स, एंड इकाइनोडर्म्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एल्बुमिन्स एंड ग्लोब्यूलिन्स रिटेन वाटर इन ब्लड प्लाज्मा बाय देयर ऑस्मोटिक इफेक्ट। एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स जो होते हैं, ये ब्लड प्लाज्मा में क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करके रखते हैं, वाटर को मेंटेन करके रखते हैं उनके ऑस्मोटिक नेचर के थ्रू, ऑस्मोटिक इफेक्ट के थ्रू। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो प्रोसेस है साथियों, प्रसारण और विसरण हिंदी में बोलते हैं। तो आपको साथ पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। नहीं पता है तो फिर उसको आप कमेंट करिएगा, मैं लेक्चर उसके लिए बना दूंगा, या फिर एक कंप्लीट लेक्चर इस पर ले लूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर समझाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो ये पूछ सकता है आपसे, कोई इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ब्लड प्लाज्मा का वाटर जो होता है वो किसके थ्रू मेंटेन होता है। तो ये आपका आंसर पहले हो गया कि एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये उसमें भी रोल प्ले करता है। और क्या करता है, किस प्रोसेस के थ्रू या किस इफेक्ट के थ्रू ये जो है उसका ब्लड प्लाज्मा का वाटर रिटेन रहता है या मेंटेन रहता है, तो ऑस्मोटिक इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। आइए औसत जीवन काल देख लेते हैं कि एक औसतन जीवन काल, लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल, आरबीसीज का लाइफ कितना होता है। ठीक है, देखते हैं पहले क्या है। पहला, फॉर्म्ड आरबीसी मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में रेड बोन मैरो में लाल रुधिर, लाल अस्थि मज्जा में जो ब्लड बनते हैं, यानी इंसानों के बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, खुद सिंथेसिस हुआ है, उसका जो लाइफ स्पैन होता है, उसकी जो जीवन काल होता है, उसका 120 डेज होता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड, जो ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज किया गया, किसी को चढ़ाया गया है, उस ब्लड का लाइफ स्पेन कितना है, 60 डेज होता है। फीटल आरबीसीज, जो बच्चे की, फीटल मतलब भ्रूण, जो माँ के पेट में विथ
माँ के पेट में जो बच्चा होता है विथ न्यूक्लियस, उसकी ब्लड में न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और उसकी लाइफ स्पैन, उसके आरबीसीज का कितना होता है, 180 डेज होता है साथियों। ये 3 फिगर हैं, तीनों फिगर आपको कंफर्म होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि क्या होता है, आफ्टर ब्रेक डाउन इन स्प्लीन एंड कुफा सेल्स इन द लीवर, इसके बाद इन आरबीसीज का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है कहाँ पे, स्प्लीन में, प्लीहा में, और कुफा सेल्स ऑफ द लीवर, लीवर की कुफर सेल्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है पॉइंट्स, प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ये शायद मोस्टली लोगों को, कुछ लोगों को पता हो, एरिथ्रोपोएसिस, क्या एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। और ये कितने देर में कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड इन 72 आवर्स, ठीक है, 72 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी अभी तक आपने जाना होगा, शायद कुछ लोग बी भी जानते होंगे, लेकिन ये जानिए कि बी और टी दोनों होती हैं। अब देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड। लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या होता है कि ये सिंथेसिस करती हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं, किसको, एंटीबॉडीज का सिंथेसिस करती, फॉर्मेशन करती हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो हमारी एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में। कितने तरह की एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीबॉडी ए पाई जाती है। क्यों पाई जाती है वो लेक्चर जाकर के देखिए, ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एंटीबॉडी ये है ऐसा, ठीक है। और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि एक एंटीबॉडी ऐसे होती है, मीन्स सर्कल में अगर ऐसे कर लें तो ये ऐसे होती है एक एंटीबॉडी, और एक एंटीबॉडी होती है जो ये इस तरह शेप की होती है। तो ये ए वाला अगर मान लीजिए ये है ए, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। ऐसा नेचर होता है इसका। क्यों ऐसा है, इसको लेक्चर, ब्लड वाले लेक्चर में जाकर के आप देखिए, इसके पहले जो लेक्चर मैंने लिया है उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, द बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, वही टी लिम्फोसाइट्स का जो बी सेल्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या, ह्यूमोरल आर एंटीबॉडी इम्यूनिटी, ह्यूमोरल, ठीक है, और एंटीबॉडी इम्यूनिटी। एंड टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर इम्यूनिटी, जो टी सेल्स होती है वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, कोशिकी एंटीबॉडी के लिए, सुरक्षा के लिए, इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। और जो बी सेल्स होती है वो ह्यूमोरल एंटीबॉडी, ह्यूमोरल और एंटीबॉडी इम्यूनिटी। ये तो सेलुलर टी सेल्स जो होती हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, कोशिकी सुरक्षा के लिए, और एंटीबॉडी की सुरक्षा के लिए भी, तो उनको भी तो सुरक्षा चाहिए। तो एंटीबॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसके लिए बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी आप जानना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, ल्यूकीमिया आल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया एक प्रोसेस है साथियों जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, इज एन अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को और किस नाम से जानते हैं पता होगा, WBC, ठीक है, वाइट ब्लड कॉप्सल्स, ठीक है। तो ब्लड कैंसर में क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स यानी WBC की प्लेट की कैप्सल्स का क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है, बहुत तेज इसका ग्रोथ होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वॉल्स ऑफ आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो आर्टरी की जो वॉल होती है ना, धमनियों की जो दीवार होती है वो 3 लेयर का बनी होती है। किसका किसका, ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिगर के थ्रू। ये देखिए एक आर्टरी का मैंने फिगर ले लिया है, ठीक है। अभी ये अच्छा पॉइंट आपको बाद में दिखाता हूँ, ये देख लेते हैं, पहले इसका लेयर देखते हैं। आइए क्या क्या आपने देखा, ट्यूनिका एडवेंटिटिया को साथियों, ट्यूनिका एडवेंटिटिया को ये बोलते हैं ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका एडवेंटिटिया को ही ट्यूनिका एंटीमा बोलते हैं, ठीक है। तो पहला लेयर ट्यूनिका एडवेंटिटिया, ट्यूनिका एंटीमा, ये आउटर लेयर हो गई, ठीक है, ये दिखा रहा है। फिर ट्यूनिका मीडिया क्या हो गई, इसके नीचे वाला, ये वाला जो लेयर, ये, ठीक है, रुकिए एक मिनट, देखिए ये लेयर जो है ये फर्स्ट लेयर हो गई धमनियों की, ट्यूनिका एडवेंटिटिया। सेकेंड लेयर जो है वो कौन सी है, हो गई ये हो गई, देखिए ये सेकेंड लेयर, ठीक है, जिसको कि ये ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। थर्ड लेयर आपकी जो हो गई ये हो गई, यहाँ देखिए ये थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर हो गई, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एंटीमा बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका एंडोथेलियम सेल्स की ये आर्टरीज
होता है, ठीक है। तो ये 3 लेयर होती है हमारी धमनियों की, ठीक है। ये भी कभी कभी तीनों लेयर पूछ लेता है एग्जाम में कि तीनों लेयर व्हाट इज द 3 लेयर्स ऑफ द, या किसी का नाम देकर के एक ऑप्शन बदल देगा तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। दूसरा साथियों, यहाँ पर इस फिगर को इंक्लूड करने का एक और कारण है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वो दिखा देता हूँ अभी क्या कारण था। आइए देख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एक चीज़, हाँ चलिए पहले ये पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पर समझिए, एक पॉइंट्स, वासा वैसोरम, ये क्या होता है वासा वैसोरम, ये जानना जरूरी है। वासा वैसोरम क्या होता है कि सप्लाई ऑफ द इंपॉर्टेंट मटेरियल्स थ्रू कैपिलरीज टू इटसेल्फ, यानी ब्लड वेसल्स कॉल्ड द वासा वैसोरम। ब्लड कैपिलरीज हर सेल्स को तक जो फूड न्यूट्रिएंट्स या जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है ब्लड के थ्रू वो पहुंचा रही हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पोषक पदार्थ हो गए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वट एवर दैट, ठीक है, वो सब ट्रांसमिट कर रही हैं, कंडक्ट कर रही हैं, पहुंचा रही हैं। लेकिन भैया ब्लड वेसल्स जो पहुंचा रही हैं उनको भी तो चाहिए न्यूट्रिएंट्स, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो उनको जो, यानी ब्लड कैपिलरीज को खुद जो कैपिलरी लेके जाती है इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वासा वैसोरम बोलते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज तो लेके जा ही रही हैं, लेकिन ब्लड कैपिलरीज को अलग से जो एक कैपिलरी लेके जा रही है उसको हम वासा वैसोरम बोलते हैं। इसको इस फिगर में देख लेते हैं, आइए दिखा देते हैं। इसीलिए मैंने इस फिगर को इंक्लूड करने का मेन पर्पज यही। देखिए ये तो एक कैपिलरीज है जो लेके जा रही है ब्लड आगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसी कैपिलरीज में से निकल के देखिए ये सब, ये देखिए ये नब्स हो गया, इधर देखिए ये दिखा रहा है, ये आर्टरी हो गई वासा वैसोरम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वासा वैसोरम, मतलब इसी कैपिलरीज में से इसके लिए जो ब्लड देती है कैपिलरी के लिए, ट्रू खुद कैपिलरी के लिए, खुद के लिए जो ब्लड देती है जो कैपिलरी होती है उसको वासा वैसोरम बोलते हैं। इसको भी जानिएगा, अलग से क्वेश्चन साथियों ये बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वासा वैसोरम क्या होता है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। हार्ट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये भी आपको जान लेना है कि हमारी बॉडी का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये टिल ओवर द लाइफ वॉकिंग, ठीक है, विदाउट रेस्टिंग, हमारे जीवन की आखिरी उम्र तक, जीवन की आखिरी सांस तक के बिना आराम किए, बिना थके चलता रहता है। नो न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, ये भी पॉइंट है कि हार्ट की वॉल में कोई न्यूरॉन्स नहीं पाई जाती है, ये ऑटोमेटिक सेल्फ पल्सेटाइल होता है, ठीक है, खुद से ये पल्सेट करता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, ब्लू व्हेल हैज़ द लार्जेस्ट हार्ट, ब्लू व्हेल के पास सबसे बड़ी हार्ट होती है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय द प्रोफेसर क्रिस्टिलन बर्नार्ड, ठीक है। कौन था, क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑन दिसंबर 21, 1967, ठीक है। पहले प्रोफेसर कौन थे जिन्होंने कि क्या किया, हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था, मतलब एक हार्ट को किसी मीन्स आर्टिफिशियली लगा दिया था, किसी हार्ट को निकाल के किसी दूसरे की बॉडी में हार्ट लगाया था। कब, 21 दिसंबर 1967 को, 1967 को। फर्स्ट कौन, क्रिस्टियन, क्या है ये, क्रिस्टियन है साथियों, IAN है, CHRISTIAN, क्रिस्टियन बर्नार्ड, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। स्मॉलर एनिमल हैव मच हायर हार्ट बीट, जो छोटे एनिमल होते हैं उनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होता है, रादर देन, ठीक है, हार्ट रेट रादर देन लार्ज एनिमल, बड़े एनिमल की अपेक्षा छोटे एनिमल की हार्ट रेट जो होती है, हार्ट बीट रेट वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे रैबिट की हार्ट रेट कितनी होती है, 200 पर मिनट, हम लोगों की कितनी होती है, 72 पर मिनट, ठीक है। स्पैरो की कितनी होती है, 500 पर मिनट। देखिए स्पैरो जो गौरा छोटी सी होती है उसका तो और 500 पर मिनट है, 1 मिनट में 500 बार उसका हृदय धड़कता है। और देख लीजिए वहीं एलिफेंट का देख लीजिए 25 पर मिनट, ठीक है, 25, केवल 25 बार जो है धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द हार्ट बीट इज ऑफ 2 टाइप्स, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है साथियों कि जो हार्ट बीट होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक न्यूरोजेनिक हार्ट बीट होती है, एक मायोजेनिक हार्ट बीट होती है। अब न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक क्या उसको देखते हैं। इन न्यूरोजेनिक हार्ट बीट या न्यूरोजेनिक हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ नर्व गैंग्लियन, ठीक है, दैट इज हार्ट बीट ओरिजिनेटेड बाय नर्वस रेगुलेशंस, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके थ्रू इनिशिएट होता है, एक नर्व गैंग्लिया होती है, नर्व गैंग्लिया, जिसको क्या बोलते हैं,
दैट इज हार्ट बीट ओरिजिनेटेड बाय द नर्व रेगुलेशन, नर्वस के रेगुलेशन से, मीन्स तंत्रिकी रेगुलेशन, तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं, रेगुलेशन से होता है। जैसे देखते हैं क्या है, द हार्ट ऑफ मोस्ट एंथ्रोपोड्स, ठीक है, हार्ट ऑफ मोस्ट एंथ्रोपोड्स एंड सम एनिलीड्स लाइक क्या है, एरनिकोला, ल्यूम्ब्रिकस आर द न्यूरोजेनिक हार्ट। इनके हार्ट क्या होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं। तो आपको न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट समझ के रखना है, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट वो जो उसका कंट्रोल या ओरिजिनेशन उनका पल्स का किसके थ्रू होता है, नर्व्स के थ्रू। मायोजेनिक हार्ट देखते हैं क्या है, इन मायोजेनिक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ स्पेशल नोड ऑफ द मॉडिफाइड हार्ट मसल्स, ठीक है। मायोजेनिक हार्ट में हार्ट का कंट्रैक्शन किसके थ्रू होता है, एक स्पेशल नोड होती है, किसकी बनी होती है, मॉडिफाइड, वो हार्ट मसल्स की ही बनी होती है, उसके थ्रू उसका हार्ट इनिशिएट होता है। जैसे कि एसए नोड, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में साइनोएट्रियल नोड है ना, साइनोएट्रियल नोड उसे बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, ये हार्ट मसल्स की ही बनी होती है और इसी नोड से हमारा हार्ट पल्सेट करता है, ठीक है। ये जानना आपको, यानी ह्यूमन हार्ट क्वेश्चन में ऑप्शन बन सकता है कि ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, दो और ऑप्शन दे देगा, फिर कंफ्यूजन नहीं पता रहेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द हार्ट ऑफ मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स आर ऑफ मायोजेनिक टाइप्स, ठीक है। द हार्ट ऑफ मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स आर मायोजेनिक टाइप्स। ये आपको जानना है कि मोलस्का और वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट होते हैं वो मायोजेनिक टाइप होते हैं, यानी कि उनमें जो पल्स होता है, हार्ट का जो पल्सेटाइल नेचर होता है, वो किसी न किसी हार्ट की मसल्स के थ्रू, एक नोड्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब साथियों आइए देखते हैं, दो पॉइंट्स क्या है कि ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, ये जानना जरूरी है। एक पॉइंट ये छूट गया था उस लेक्चर में कि हार्ट बीट की ओरिजिन कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट साथियों देखते हैं क्या है, कैसे होती है। पहले एसए नोड, एसए नोड के बाद एवी नोड में जाता है, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस, अभी मैं डिटेल में आपको फिगर में दिखाता हूँ, बढ़िया से इसको समझाता हूँ, थोड़ा नहीं। बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ऑफ ब्रांचेज, देन पुरकिंजे फाइबर्स। अब ये सब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि बंडल ऑफ हिस क्या है, एवी नोड क्या है, पुरकिंजे फाइबर क्या है, ये सब कहाँ पाई जाती है, मैं आपको अभी सब लेक्चर में दिखाता हूँ, फिगर के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए देखते हैं और क्या ऐसे है। अच्छा एक मिनट आप देख ही लीजिए, आइए देख लीजिए, फिगर में देख लेते हैं। देखिए पहले तो ये हार्ट देख लीजिए साथियों, ये हार्ट है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट है। ये होता है बेस, नीचे होता है एपिक्स, ठीक है। ये सुपर वेना केवा है, ठीक है। ये लेफ्ट पल्मोनरी वेंस है, पल्मोनरी वेंस, इसमें ब्लड आता है, ठीक है, लंग से होकर के इससे ब्लड जाता है, पल्मोन मीन्स राइट पल्मोनरी वेंस, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं इसको, और देखिए क्या है, ये राइट एट्रियम है, ये है फोसा ओवैलिस, ये आपका ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस है क्या, हाँ, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस क्या होता है, जो हार्ट की खुद हार्ट की वाल से जो ब्लड जो है आर्टरी में आता है, आलिंद में आता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस, ठीक है। ये ट्राइकास्पिड वाल्व हो गया, जो लेफ्ट और राइट आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में होता है, ये ट्राइकास्पिड वाल्व हो गया। राइट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट आपका आर्किल हो गया। इन्फीरियर वेना केवा हो गया, इधर मायोकार्डियम है, इसको मायोकार्डियम, ये है एपिकार्डियम, ठीक है, और ये है इंडोकार्डियम। देखिए तीन चीज़ें होती हैं यहीं पे है, इसको जरूरी जानना है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम एकदम नीला के पास वाली वाल, एपिकार्डियम आउटर, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच का जो जगह होता है उसको एपिकार्डियम, मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया, बाइकस्पिड वाल्व हो गया, ये जो लेफ्ट और राइट आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। और क्या हो गया, सेमील्यूनर वाल्व ऑफ एवर्टा, ये इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, आप सेमील्यूनर वाल्व की जरूरत पड़ेगी, यहाँ सेमील्यूनर वाल्व ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, इसको देख लीजिए, सेमील्यूनर वाल्व की जरूरत पड़ेगी, फिर से मैं दिखा दूंगा अभी जरूरत आगे पड़ेगी तो, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, ये देखिए इसमें आपको मिलेगा एसए नोड, सब मिलेगा, एसए नोड मिलेगा, ठीक है, एवी नोड मिलेगा, आपको बंडल ऑफ हिस मिलेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स मिलेंगे। अभी हम लोग उसको लेक्चर देखते हैं वहाँ पे, फिर आपको समझ में आएगा आगे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं, एसए नोड एक्ट एज अ पेस मेकर एंड एवी नोड इज एक्ट एज अ पेस सेटर। ये देखिए अभी तक आपने पेस मेकर नाम सुना होगा कि पेस मेकर है, पेस मेकर है, तो एसए नोड को पेस मेकर और एवी नोड को क्या, एवी नोड को पेस सेटर बोलते हैं, ये भी आपको जानना है, ठीक है। अभी कैसे इसका फंक्शन क्या है एवी नोड का अभी बताता हूँ, दिखाता हूँ। अब देखिए क्या है, एवी बंडल, ठीक है, या एवी एसए नोड या एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस डिस्कवर्ड बाई एक साइंटिस्ट हैं हिस, जिनका जो 1893 में 1893 में, ठीक है,
इसी उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की डिस्कवरी के नाम पे बंडल ऑफ हिस उसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलिए फिर से दिखाता हूँ अच्छे से, वो उस बार जल्दबाजी होगी। देखिए साथियों, ये इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, हर्ट का, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एपेक्स, शीर्ष, ठीक है ना। हर्ट का हमारा एपेक्स और शीर्ष, हर किसी का आधार जो है नीचे होता है, शीर्ष ऊपर होता है, लेकिन हर्ट का, ह्यूमन हर्ट का आधार, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो होता है ये चौड़ा है, ये चौड़ा है, ठीक है, तो ये आधार हो इसको मानते हैं। और इधर वाला हिस्सा देखिए ये पतला है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एपिक्स बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए ये एसए नोड है, साइनोएट्रियल नोड, ये है एसए नोड, ठीक है। ये है आपका एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसे बोलते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, यहाँ देखिए दे रहा है ये है आपका राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेज, बंडल ऑफ ब्रांचेज जानना जरूरी है, ठीक है, इसकी जब जरूरत पड़ेगी, अभी बता रहा हूँ। एसए नोड हो गया, एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ ब्रांचेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे यही बंडल ऑफ ब्रांचेज जो इधर जाकर के ये इसमें और इसमें जाके ये ढेर सारी ब्रांचेज में टूट रही हो जा रही है ना, ठीक है। तो अब इसी को हम जो है मिला करके इन सबको क्या बोलते हैं, पुर्किंजे फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। पुर्किंजे फाइबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, अच्छा ये हो गया। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, ये है आपका बंडल ऑफ हिस, यहाँ देखिए ये जो है मेजर पोर्शन, ये सॉरी ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं पुर्किंजे बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब आइए इसका सब देखिए फंक्शंस क्या है, मैं यहीं पर एक बार बता देता हूँ, अगर लेक्चर मिलेगा तो फिर देखिए होता क्या है कि यस्से नोड जो होता है ना, जो साइनोएट्रियल नोड है, साइनोएट्रियल नोड, ये सेल्फ पल्सेटाइल है। तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पल्सेट होता है, ऑटोमेटिक हार्ट की जो कंट्रैक्शन है यस्से नोड के थ्रू होती है। तो ये क्या करता है, ये इम्पल्स को ना एवी नोड को भेजता है, ठीक है। देखिए यहाँ से एवी नोड रिसीव किया, और ये प्लस ये दूसरे हार्ट को चारों तरफ भी भेजता है और जगह भी भेजता है, ठीक है। मीन्स आलिंद में तो एसए नोड से जाता है, आलिंदों में एसए नोड से जा रहा है, ठीक है, एसए नोड इसको पल्सेट कर रहा है। अब एबी नोड क्या करता है, जब एबी नोड को यही पल्स मिलता है तो यहाँ पे फिर ये क्या होता है, बंडल ऑफ हिस से होते हुए, बंडल ऑफ हिस होती है, ये सारा एबी नोड से सारा जो करंट है या सारा पल्स जो है इम्पल्स, उसको लेकर के बंडल ऑफ हिस क्या करता है, फिर यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ ब्रांचेज। बंडल ऑफ ब्रांचेज से आकर के ये दाहिने नीले और बाएं नीले में जाकर के ये छोटे छोटे में बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए बटा हुआ है ना, सब दिख रहा है कि नहीं, छोटे छोटे ब्रांचेज में बढ़ जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पुर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। ये पुर्किंजे नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो निलयों का जो कंट्रैक्शन होता है वो एवी नोड के थ्रू जो आया हुआ इम्पल्स है वो पुर्किंजे फाइबर्स के द्वारा होता है। निलयों का पल्सेटाइल नेचर या पल्सिंग या इम्पल्स पुर्किंजे द्वारा होता है, और आलिंद का जो होता है वो किसके थ्रू, एसए नोड। डायरेक्टली केवल एक अगर ऑप्शन में पुर्किंजे फाइबर नहीं होता तो सभी का तो किसके थ्रू होता है, एसए नोड। अगर एसए नोड जनरेट ही ना करे इम्पल्स को तो कहाँ से होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये क्या होता है कि निलयों का पुर्किंजे फाइबर के थ्रू और आलिंद का एसए नोड के थ्रू, एवी नोड जो होता है इस इम्पल्स को कनेक्ट करके बंडल ऑफ ये बंडल ऑफ हिस से होते हुए, बंडल ऑफ ब्रांचेस से होते हुए दाहिने और बाएं नीलों को पहुंचा देता है, ठीक है। तो साथियों ये रहा फिगर आपके सामने, देखिए हृदय की दीवार की सिरा निलयी तंत्र का ये दृश्य था। चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ में के पॉइंट्स क्या क्या था। पेसेटर तक हम लोगों ने बात कर लिया था। हाँ आगे देखते हैं, अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल स्ट्रैंड्स विच ओरिजिनेट्स इन द एवी नोड एंड पास डाउनवर्ड्स इन द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम इज नोन एज द पुर्किंजे फाइबर्स। देखिए अभी बताया ना, अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स स्ट्रैंड्स, मसल्स का, पेशियों का, मसल्स का एक सेट होता है, स्पेशलाइज सेट होता है, जो कि क्या होता है, विच ओरिजिनेट्स इन द एवी नोड, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसकी उद्गम कहाँ से होता है, एवी नोड से, एंड पास डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ बढ़ता है, इन द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। इंटरवेंटिकुलर सेप्टम आपने देखा कि नहीं, दिखा देता हूँ। इंटरवेंटिकुलर सेप्टम देखिए इसको बोलते हैं, अच्छा उसी में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो खाली स्थान है ना, ये जो खाली स्थान है इसको इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए लिख रहा है ना इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसमें नहीं दिख रहा तो इसमें देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, ये लिखा है देखिए इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, ये जो यानी दाहिने और बाएं नीलय को जो जोड़ता है उसको इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बोलते हैं ना। तो इसी से होते हुए तो आ रहा था कौन, आपका
बंडल ऑफ ब्रांचेज हो आकर के फिर पुरकिंजे फाइबर में डिवाइड हो जाता है। यही देखिए इसी से आ रहा है ना, देखिए ये, ठीक है, ये आकर के इधर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है आगे, जिसको पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, कि यही जो एवी नोड पासेज डाउनवर्ड्स इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज नोन एज द पुरकिंजे फाइबर। फिर उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, आगे क्या है, रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय नर्व्स। ठीक है, हार्ट बीट की जो रेट होती है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है, नर्व्स के थ्रू, नर्वस हार्मोन्स, और नर्व्स के थ्रू और हार्मोन्स के थ्रू। और उस हार्मोन्स का क्या नाम है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसी को हम बोलते हैं क्या, एड्रेनालिन हार्मोन्स। ठीक है, सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला के थ्रू ये सिक्रेट होती है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, और ये हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, इतना आप जानिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब साथियों बात करते हैं हार्ट साउंड की, जो मेन पॉइंट है, हार्ट साउंड कैसे जनरेट होता है। आइए फर्स्ट हार्ट साउंड देखिए क्या है, लब की। एक बार मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, फिर आपको फिगर में चल के बढ़िया समझाता हूँ। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी है, लब, LUBB, लव नहीं, ये LOVE वाला प्यार वाला लब नहीं, जो लब लब बोलते हैं कि मेरे दिल से लब की आवाज़ निकल रही है। ठीक है, लब होता है, लब। चलिए देखते हैं क्या है। लब इज क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। अब फिगर आप देखेंगे तब समझ आए कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर में देखिए क्या है, एक दो वर्ड है ना, एट्री और वेंट्री, यानी कि एट्री मतलब आलिंद, वेंट्री मतलब नीला। आलिंद और नीला के बीच में कौन कौन सी वाल्व पाई जाती है, दो, बाएं आलिंद और बाएं नीला के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, द्विवल्नी कपाट, और दाहिने आलिंद और दाहिने नीला के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवल्नी कपाट। ठीक है, तो जो ये क्या कह रहा है कि क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, यही जो दाहिने और बाएं आलिंद और नीला के बीच में जो वाल्व है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इनके क्लोज होने से ये लब की आवाज आती है एट द, कब आगे, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर से, जब हमारी नीला जब आपस में सिस्टोल करती है यानी पिचकती है, यानी ब्लड पंप करती है, एंड ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व्स, और जब सेमी ल्यूनर वाल्व खुल जाती है। अभी फिगर में आपको डिटेल बता रहा हूँ, एक मिनट बस मैं यहाँ पढ़ दूँ। ठीक है, सेकंड, अच्छा सेकंड वाला भी पढ़ ही लीजिए। सेकंड हार्ट साउंड क्या है, डप, DUP, डप इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब खत्म होता है, यानी हमारी जो नीला का जो पंप किया था, जब वो शिथिल होता है, फूलता है, व्हेन द सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज एंड AV वाल्व्स ओपन। ठीक है, जब AV वाल्व्स ओपन हो जाता है तभी ऐसा होता है। अब आइए हम आपको फिगर में दिखाते हैं, बढ़िया समझाते हैं, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, इस फिगर में बताएं आपको, यहाँ पे चल लिखा नहीं, यहीं पे देख लेते हैं। हाँ चलिए यहाँ पे, ये बेहतर रहेगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ क्लियर। देखिए पहले वाल्व देख लीजिए, सब वाल्व देख लीजिए। सेमी ल्यूनर वाल्व की बात चलिए ना, आप एओर्टा वगैरह मत देखिए, बस देखिए कि सेमी ल्यूनर वाल्व यहाँ है, एक ये है सेमी ल्यूनर वाल्व, एक है यहाँ सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, दोनों में है, सेमी ल्यूनर वाल्व हो गई। ठीक है, ये एओर्टा को हो गई, ये पल्मोनरी टंकी, उससे मतलब में सेमी ल्यूनर वाल्व हो गई। सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होती है, ये जो धमनी, महाधमनी जो जा रही है उसमें है। ठीक है, धमनियों के बीच में होती है। आगे देखते हैं, अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है, फर्स्ट आवाज कहाँ निकल रही थी, लब की। इज क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या होती है, यहाँ देखिए ये बाइकस्पिड है, और ये क्या है, ट्राइकस्पिड कहाँ गया, ये है ट्राइकस्पिड। इसी को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं, कि आलिंद और नीला, आलिंद और नीला के बीच में जो वाल्व है ना, इसी को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर भी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि क्रिएटेड बाय क्लोजर ऑफ, जब ये क्लोज होते हैं तब ये क्लोज कब होगा, जब यहाँ से ब्लड इसमें आ जाएगा और इसमें से ब्लड इसमें आ गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वाल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये बंद कब होंगे, जब हमारा ये नीला है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब ये नीला, जब इसी को वेंट्रिकुलर बोलते हैं ना, जब ये नीला सिस्टोल करता है, यानी कि ब्लड को जब पंप करता है, ब्लड को पंप करना यानी पुश करना, धकेलना, सिस्टोल बोलता है। और किसी गैप में या किसी खोल में, यानी नीले में, आलिंद में ब्लड का भरना डायस्टोल कहलाता है, शिथिलन जिसे बोलते हैं हिंदी में। और सिस्टोल को कंट्रैक्शन यानी क्या बोलेंगे, क्रमानुकुंचन नहीं, मतलब संकुचन, संकुचन बोलेंगे। ठीक है, मीन्स धकेलना, पुश करना। तो कह रहा है कि जैसे ही ये सिकुड़ते हैं ना, ये नीले आपस में जब सिकुड़ करके ब्लड को पंप करते हैं, तो क्या होंगे, ये वाल्व बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि इनको यहाँ से ब्लड इसमें जाना है। ठीक है, यहाँ से ब्लड इसमें जाना है, बात समझ में आ रही है, समझ आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से ब्लड इसमें जाना है,
ये यहाँ से होते हुए इधर चला जाएगा। तो अब ये जो है जब ये सिकुड़ता है, ये सिकुड़ते हैं आपस में, जब ये सिकुड़ता है नीला दोनों, तो ये वाल्व जो होती है ना ये क्लोज हो जाती है तुरंत। सेमिल्यूनर वाल्व, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, आलिंदो और नीलों के बीच में जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बंद हो जाती है। तो ये बंद होती है और ये नीला हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर क्या कर रहा है, एंड ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व। अब देखिए ये अगर वाल्व क्लोज हुआ है, ये क्लोज हुआ, यहाँ से ब्लड गया और यहाँ से ब्लड गया इसमें, और ये ब्लड गया इसमें जा रहा है, तो ये जो वाल्व है सेमिल्यूनर वाल्व, यहाँ है एक और एक यहाँ है सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ सेमिल्यूनर वाल्व। तो ये सेमिल्यूनर वाल्व खुलेगा ना, ये खुल जाएगा ऐसे, ठीक है, ये खुल जाएंगे, रास्ता दे देंगे, ऐसे हो जाएगा ये ब्लड को जाने के लिए, ठीक है। तो इसके ओपनिंग पे और इसके क्लोजिंग पे, तो कौन ओपन हो रहा है कौन क्लोज हो रहा है, ये ध्यान रखना है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाता है लब के समय और सेमिल्यूनर वाल्व खुल जाता है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर जो है हमारी नीला जो होती है संकुच हो जाती है, सिस्टोल हो जाती हैं। उसी समय जो है क्या होता है, ये तेज में इसके बंद होने से एक आवाज़ आती है जिसको बोलते हैं लब, LUB की, ठीक है। बात समझ में आ गई। फर्स्ट हार्ट बीट होता है ये। सेकेंड हार्ट बीट क्या बता रहा था कि सेकेंड हार्ट बीट डप, DUP, डप की आवाज़ आती है कब, इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये जो सिस्टोल हुआ था ना, जो पचका मीन्स पचका हुआ था, तो इसका एंड होगा, मतलब ये पचकना बंद हो जाएगा, मतलब खत्म होगा। भाई एक समय ब्लड पंप कर दिया, तो पंप करके अब ये फूलेगा ना, फिर इसमें ब्लड भरेगा ना। तो कह रहा है कि जैसे ही इसका पचकना खत्म होता है, जिस टाइम पे जाके पूरा ब्लड पंप करके जब खाली हो जाएगा, पूरा ब्लड इसमें से मतलब निकल जाएगा, तो फिर ये सिस्टोल करेगा, फैलेगा। तो एंड ऑफ द सिस्टोल ये फैलतेगा, एंड व्हेन सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज, फिर जब ये फैलेगा जब, तो ये वाल्व को क्लोज होना जरूरी है कि नहीं, ये क्लोज हो जाएगा, नहीं तो ब्लड वापस आ जाएगा। तो ये क्लोज हो जाता है, जैसे ही ब्लड आता है ना, तो ये तुरंत क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। जैसे इधर से ब्लड आएगा, ये तुरंत जो है आके चिपक जाएगा, ये वाल्व जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो ये क्लोज होता है, एंड द AV वाल्व्स आर ओपन एट्रियोवेंट्रिकुलर, और ये वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये क्लोज हुआ और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ से खुलेंगे तो ये ब्लड इसमें, ये ब्लड इसमें, और इतना झटके से गिरता है, इतना तेज गिरता है ना कि इसी की आवाज़ निकलती है डप की। ये जो ब्लड इसमें जब आते हैं और ये जब बंद होता है, ये खुलता है, तो इसी ब्लड के गिरने की तेज झटके से नीलों में, आलिन से नीला में गिरने वाले ब्लड के झटके को इतना प्रेशर से गिरता है कि वो डप की आवाज़ आ जाती है, डप की। ये सेकेंड साउंड है साथियों। बात समझ में आ गई। अब तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी फ्रेंड्स को इसमें कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, ठीक है, कि लब और डब की साउंड कब और कैसे क्रिएट होती है। मैंने फिगर के थ्रू बिल्कुल आपको क्लियर समझा दिया। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे, और कुछ बचा था क्या, नहीं, ठीक है, ये हो गया, फिगर आपने देख लिया। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स और क्या हैं। वालर एक साइंटिस्ट हैं, 1887 में फर्स्ट क्रिएटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का पहला इन्होंने पहले क्रिएट किया। बट क्या एक साइंटिस्ट है इंथोवेन 1908 में 1908, ठीक है, इंथोवेन स्टडीड ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन डिटेल स्टडी किया, देयर फॉर ही गॉट द नोबेल प्राइज। इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया कब, 1924 में, फॉर द डिस्कवरी ऑफ ECG, ठीक है। पहले तो खोजा था वॉलर ने 1887 में, लेकिन 1908 में जो है इंथोवेन ने खोजा, इसीलिए इंथोवेन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये आपको जानना है कि फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसको बोलते हैं, इंथोवेन को, ठीक है। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन द लंग्स फिशेज। डबल जो फिशेज जो लंग्स बियर करती हैं, जिनमें फेफड़े होते हैं, उनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैन वेयर द एट्रियोवेनस हार्ट, जहाँ पे एट्रियोवेनस हार्ट होती है। एट्रियोवेनस हार्ट देखिए क्या होती है, अब जहाँ पे हार्ट आर्किल और वेंट्रिकिल, आलिंद और नीला में कंप्लीटली डिवाइड होता है, उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डबल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जिस भी दोहरा रक्त प्रसंचरण जिस भी जीव में पाया जाता है, वो दो तरह का होता है, एक तो पल्मोनरी होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। इन पल्मोनरी सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड वाइस वर्सा। पल्मोनरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो फ्रॉम द हार्ट से लेकर के कहाँ होता है, लंग्स की ओर। हार्ट से ब्लड आएगा, लंग्स की ओर जाता है, एंड लंग्स से फिर कहाँ जाता है, हार्ट की ओर, ठीक है। तो ये हो गया।
और सिस्टेमिक में क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन सिस्टेमिक सर्कुलेशन द मूवमेंट ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस बिटवीन द हार्ट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग, मतलब कि सॉरी हार्ट और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच, हार्ट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच हो जाएगा, लंग्स का उसका कोई विशेष रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में कैसा, हम लोगों में कैसा, आप क्वेश्चन है कि हम लोगों में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि हम लोगों का ब्लड किससे, हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट होकर जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हैज एट्रियल एंड वेनस सिस्टम। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, एट्रियल एंड वेनस, आलिंद और नीलई सिस्टम होता है, ठीक है। एट्रियल सिस्टम देखिए क्या होता है, कंप्राइजेज ऑल आर्टरीज आर कमिंग आउट। एट्रियल सिस्टम जितनी आर्टरीज होती हैं कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट, वो हार्ट से निकलती हैं जितनी भी आर्टरीज होती हैं, एंड सप्लाई द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पूरी बॉडी को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट से निकल करके। वेयर है, जबकि वीनस सिस्टम में क्या होता है, वेनस सिस्टम में, नीलई सिस्टम में कंप्राइजेज ऑल द वेंस दैट ब्रिंग्स ब्लड टू हार्ट। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पूरी ब्लड को जो है बॉडी से क्या लेके आती है हार्ट के लिए। तो हम लोगों में कौन सी एट्रियो वेनस सिस्टम पाई जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हम लोगों के बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाई जाती है, ठीक है। पल्मोनरी तो होता ही है, जो पल्मोनरी आर्टरी और वेंस होती है हम लोगों में दोनों होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि एक तरफ से ब्लड हार्ट से जब लेकर के जाएगा बॉडी को, तो उसको क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टम या एट्रियल सिस्टम, और जब वही बॉडी से लेकर के हार्ट जब आ जाएगा, ब्लड बॉडी से लेकर के हार्ट को आ जाएगा तो उसको वेनस सिस्टम बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का कैसा होता है, एट्रियल एंड वेनस सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन द फिश वेयर ब्लड फ्रॉम द हार्ट फर्स्ट गोज टू द लंग्स। उस कुछ मछलियों में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया था, कुछ मछलियों में जहाँ से कि ब्लड क्या होता है, फ्रॉम हार्ट फर्स्ट गोज टू द लंग्स, पहले हार्ट से कहाँ आता है, गिल्स में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए गिल्स से ही सांसें लेती हैं मछलियाँ पानी के अंदर, और टू कलेक्ट ऑक्सीजन बट कंटिन्यूज राउंड द होल बॉडी बिफोर रिटर्निंग टू द हार्ट। वहीं से फिर वो ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद गिल्स पे ही, वहीं से वो पूरी बॉडी को चली जाती हैं, वापस ही हार्ट को नहीं आती है। जब से हम लोगों में क्या होती है, लंग से फिर कहाँ जाती है, फिर हार्ट को जाती है, लेकिन वहीं वो गिल्स पे ही ऑक्सीजन को बाइंड करती है, वहीं से बॉडी को चली जाती हैं, ठीक है, लंग्स में दोबारा नहीं आती हैं। इसीलिए सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया ना, दोबारा आता तो डबल हो जाता। द हार्ट ऑफ फिश इज कॉल्ड वेनस हार्ट एज इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो क्या होगा, वहीं से अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चला जाएगा, मीन्स ऑक्सीजन के बाद जब वो पूरी बॉडी में जाएगा, वहीं से फिर नीले में आ जाएगा हार्ट में, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसीलिए इसको वेनस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लू बेबी इज द नेम गिवन टू एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी हु हैज़ अ होल इन द वेंटिकुलर सेप्टम सो दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सड, ठीक है। जो वेनस जो हमारा क्या होता है, वेंटिकुलर सेप्टम जो होता है, जो वेंटिकल को लेवों को बांटता है, उसमें एक होल होता है, ठीक है। और होल की वजह से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम ब्लू बेबी बोलते हैं, ठीक है। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है ह्यूमन बेबी में। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग पढ़ा जाता है, मैंने उसमें बताया है डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन चैप्टर में, आप बताइएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पोर्टल सिस्टम। देखिए 3 तरह की पोर्टल सिस्टम होती है, हिपैटिक और क्या, हाइपोफिजिकल एंड रीनल सिस्टम, ठीक है। 3 तरह की पोर्टल सिस्टम होती है। अब देखते हैं क्या है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम अकर्स इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इज मीन्ड फॉर, सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, और इज मीन्ड इसका मतलब क्या होता है, फॉर टेकिंग ब्लड्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब कि ये ब्लड क्या करती हैं, हिपैटिक ब्लड सिस्टम जो होती हैं, ये क्या करती हैं, ब्लड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, जो हमारी पाचक जो पचने वाली जो नली होती है, पाचन नली, उससे ब्लड को ले लेती हैं, जैसे पैंक्रियाज एंड स्प्लीन, और क्या करती हैं, ले करके इनटू लीवर, और लीवर में पहुंचा देती हैं, ठीक है, ब्लड को। तो उससे क्या होता है कि वहीं जो हमारी जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब ये लेती हैं ब्लड को, तो उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो विटामिन प्रोटीन्स होती हैं ना, उसको क्या करती है हमारी लीवर सक कर लेती है, ठीक है, जो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है हमारी ब्लड में, तो फिर वहाँ से निकल करके हमारी इन्फीरियर वेना केवा में ले आकर टच करा देती है ब्लड को। आगे क्या देखिए, रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, एक मिनट फ्रेंड्स, और जो सिस्टम हैज़ अ हिपैटिक पोर्टल इन दैट फॉर्म्ड बाय द 4 वेंस। अच्छा देखिए, अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में 4 तरह की वेंस होती है, कौन कौन सी, 4 वेंस होती है। स्प्लीन की होती है, स्प्लीन, प्लीहा,
स्प्लीन, फ्रॉम स्प्लीन, इंफीरियर मिसेंट्रिक, फ्रॉम द रेक्टम एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ कोलन, रेक्टम और कोलन से भी लेके आती हैं। सुपीरियर मिसेंट्रिक फ्रॉम स्मॉल intestine, small intestine, cecum and proximal part of the colon, and the gastroepiploic, ठीक है, फ्रॉम द स्टमक एंड पैंक्रियाज। इतनी जगहों से ब्लड को लेकर के लीवर में पहुंचता है, क्योंकि इसमें से जो ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल है, जो पोषक तत्व हैं, जो भी जरूरी चीज़ें हैं, उसको अब हमारे लीवर क्या करे, सक कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, चलिए और क्या है, रीनल पोर्टल वेंस दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी डायरेक्टली इनटू किडनी। हमारे मीन्स ऐसी रीनल सिस्टम होती है जो शरीर के पिछले हिस्से से ब्लड को ले करके सीधे वो किडनी में पहुंचा देता है, उसको हम रीनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रीनल सिस्टम कहाँ कहाँ पाया है। अब ये देखिए रीनल सिस्टम जो होता है खासतौर से क्या होता है, रीनल पोर्ट्स इज अकर्स इन लोअर वर्टिब्रेट्स, एक खासतौर से लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है, जैसे फीसेस एंड एम्फीबियंस। ठीक है, अच्छा मैंने ये छोड़ दिया क्या, हाँ, रीनल पोर्टल सिस्टम अकर्स इन लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, फीसेस एंड एम्फीबियंस, रिड्यूस्ड इन द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में नहीं होता, एवीज एंड एब्सेंट इन द मैमल्स में तो पूरी तरह से एब्सेंट होता है, और रेप्टाइल्स में भी बिल्कुल कम होता है, और एवीज में भी, पक्षियों में भी। ठीक है, और क्या है मैंने बता दिया, ये बता ही दिया। ठीक है, ब्रिंग्स ब्लड टू द पोस्टीरियर इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डायरेक्ट इनटू द किडनी, सीधे किडनी में लेके चली जाती है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए आगे क्या है, लिम्फ के बारे में देख लेते थोड़ा। लिम्फेटिक सिस्टम सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी, मिडिल मैन इसको बोलते हैं, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। एक्चुअली साथियों देखिए लिम्फ क्या है ना, लिम्फ जो है ये हमारी सब सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोल सकते हैं, उप परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं। ये हमारी आर्टरीज के साथ साथ इसका एक वेसल्स होता है, जैसे हमारी आर्टरीज और वेंस की जो पाइपलाइन सिस्टम है ना, ऐसे ही वेसल्स की लिम्फ की पाइपलाइन सिस्टम होती है। एक हमारी मान लीजिए आर्टरी अगर जा रही है, ठीक है, ऐसी हमारी लिम्फ की भी जो है पाइपलाइन सिस्टम चलती रहती है इसी के साथ। ठीक है, ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे करके ब्रांचेज बढ़ती रहती है। ठीक है, अब इसी में अगर ये हमारी जो आर्टरीज अगर जा रही है तो इसी में अपना चलती रहती है। तो इसमें होता क्या है लिम्फ के लिए, खासतौर से लिम्फ जो होता है ना, जो ब्लड से, जब ये आर्टरी से जो कोई चीज़ अगर निकल करके पोषक पदार्थ वगैरह जो अब यहाँ से वेंस आके जुड़ जाती है लिम्फ से। ठीक है, तो वेंस से जुड़ जाती है, तो वेंस के थ्रू वो निकल जाती है, तो कुछ चीज़ें हमारी आर्टरी से छन करके बाहर हमारे टिश्यूज़ में आ जाती हैं। जैसे ये सेल है, तो सेल के बीच में जो ये सब गैप है ना, ये सब गैप ये इसमें आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो अगर हमारी जो वेंस में नहीं जा पाती हैं, वेंस से भी बच जाती हैं, तो इनको क्या करती है, हमारी जो लिम्फ सिस्टम होती है, ये जो लिम्फ होती है, ये क्या करती है, टिश्यूज से उनको अपने अंदर खींचती है, सोखती है, जो बाहर टहल रहे हैं, डिऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, पोषक पदार्थ भी हो गया, उनको खींच करके, खासतौर से वेस्ट मटेरियल होता है, पोषक पदार्थ कम होता है, खींच करके क्या करती है, सीधे बॉडी से पूरे यहाँ हार्ट तक पहुँचाती हैं। और ये वन वे प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस नहीं है हमारी वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की तरह। ये बॉडी टू हार्ट है, बॉडी से पूरा एब्जॉर्ब करके हार्ट तक पहुँचाती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो क्या कह रहा था, मिडिल मैन का काम करता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यू के बीच में जो चीज़ें, वही कह रहा हूँ कि मिडिल मैन काम करता है, जो टिश्यूज के पास जो चीज़ें रह गई हैं उनको ब्लड में लाकर वापस मिलाना, इसका काम है लिम्फ का। बहुत ज़रूरी चीज़ है सर साथियों ये। ठीक है, आइए एक्चुअली मैंने फिगर देखिए इंक्लूड किया है एक, इसमें आपको लिम्फ वगैरह बढ़िया समझ में आएगा। पहले तो देख लीजिए क्या है, ये देखिए एक ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये जो दिखा रहा है ब्लड कैपिलरी, यहाँ लिखा हुआ है, ये ब्लड कैपिलरी है, ज़्यादा मैं मार्कर नहीं यूज करना चाहूँगा। ठीक है, ब्लड कैपिलरी हो गई। ये सब देखिए आरबीसीज हो गया, ये देखिए बैक्टीरिया है, मैं बस जहाँ जहाँ लिखा वहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, तो उसका एरो आप ऐसे समझ लीजिए, बैक्टीरिया हो गई। ये WBC हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग ऊपर और देख लेते हैं। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें यहाँ देखिए लिखा है वाटर, यहाँ वेस्टेज लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, वाटर लिखा है, ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, सेल से वाटर बाहर जा रहा है। ठीक है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, सेल से वेस्टेज बाहर जा रहा है, न्यूट्रिएंट सेल्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, और क्या हो गया, और कुछ हो रहा है आगे। अब देखिए, अब यहाँ देखिए वाटर है, ये वाटर ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है। ठीक है, आर्टरी में जा रहा है। और ये हमारा क्या था, ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को देखिए लिम्फ यहाँ पकड़ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से भी वाटर भी लिम्फ में जा रहा है। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा हो गया, ये वाला पोर्शन, ये सब चीज़ें। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। थोड़ा सा और ऊपर इसको करके देख लेते हैं। अब देखिए ये है साथियों लिम्फ कैपिलरी, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ये है लिम्फ कैपिलरी। देखिए अब क्या क्या चीज़ है, ये वाटर को भी ले रहा है, इधर वाटर, ठीक है ना। अब इधर से
और ये वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्टेज जो वेस्ट मटेरियल है, इन सबको जो चीज़ें देखिए अब इस सोल के थ्रू होके गया है ना, और देखिए ये कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है हमारी, वह आर्टरी इधर लिखा था, ये इधर वेन्यूल्स लिखा है, कोशिकाएं मीन्स सिराकाएं, और इधर आर्टेरियोल्स है, ठीक है, धमनिकाएं, मतलब जो सबसे छोटी धमनी होती है उसको धमनिकाएं, सबसे छोटी सिरा होती है उसको सिराकाएं, ठीक है। तो देखिए ये लिख रहा है आर्टेरियोस और वेन्यूल्स। अब इसी के बीच में जो आर्टरीज और वेंस के बीच में ये चीज़ें अपना ऐसी ये पड़ी रहती हैं, साथ साथ में इसका भी फ्लो रहता है। और जो चीज़ें इन चीज़ों जो हमारी वेंस में जाने से छूट जाती हैं, जैसे देखिए ना, ये वेस्ट मटेरियल, ये वाटर हो गया, यहाँ का वाटर, यहाँ का वाटर हो गया, अभी अगर इसमें नहीं जा पा रही है वेंस में, ठीक है, अब ये टिश्यू है, ये टिश्यू फ्लूइड है ना, इसी को टिश्यू फ्लूइड, देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन में हो रहा होगा, देखिए आप समझ लीजिए, देखिए सेल हो गया, ये है आपका सेल, यहाँ मैं दूसरा इंक यूज कर लेता हूँ, देखिए ये लिखा है सेल, ठीक है, और देखिए ये हमारी है, ये हमारी क्या है, धमनी है, आर्टेरियोल्स है, धमनिकाएं हैं। तो इसके बीच में देखिए, ये देखिए जो है, ये जो खाली स्थान है, ठीक है, ये देखिए टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना। अब ये टिश्यू फ्लूइड में, इसी टिश्यू फ्लूइड में जो है साथियों, अब टिश्यू समझ में आ गया ना, टिश्यू फ्लूइड क्या है, टिश्यूज के अंदर ही सेल्स होती हैं, ठीक है। ये टिश्यू फ्लूइड में जो चीज़ें छूट जाती हैं, टिश्यू फ्लूइड से जो चीज़ें छूट जा रही हैं, ठीक है, हमारी टिश्यू फ्लूइड से धमनियों में से जो वेंस में जाने से जो चीज़ छूट जा रही है ना, उनको क्या करता है हमारा ये जो लिम्फ होता है, इनको ये सक कर लेता है टिश्यू फ्लूइड से, और सक करके ऑब्जॉर्व करके सीधे कहाँ पर जाता है, ब्लड में पहुँचा देता है जा करके फिर, ठीक है, ब्लड से जुड़ करके पहुँचा देता है, ठीक है। अब साथियों इतना क्लियर समझ में आ गया, हमको लग रहा है कि अब इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी साथी को नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्या, उत्तक में धमनिका, सिराका एवं रुधिर कोशिकाओं के जाल तथा उत्तक द्रव्य के माध्यम से रक्त एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान का रेखाचित्र, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया लग रहा है, कोई बात नहीं, ये टच हो गया इसलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए साथियों आगे कुछ है क्या, और आगे देखिए क्या है, टैकीकार्डिया, एक वर्ड है टैकीकार्डिया, इज अबव नॉर्मल हार्ट बीट या पल्स। जब नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है, नॉर्मल हार्ट बीट से ऊपर जब कोई हार्ट बीट हो जाती है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। ऐसे ही ब्रैकीकार्डिया इज बिलो द नॉर्मल हार्ट बीट, जब हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट से नीचे हो जाती है तो उसको ब्रैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एक है एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम का साथ में स्टडी क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी, ठीक है साथियों। चलिए एक थोड़ा सा फिगर मैंने इंक्लूड किया है, ब्लड को मैंने समराइज कर दिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, नहीं तो किसी साथी को जरूरत ना हो तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे समराइज हो जाएगा, 2 मिनट का समय लगेगा। देखिए ब्लड देख लेते हैं पहले, ये ब्लड हो गया, ठीक है। ब्लड की स्टडी इज द स्टडी क्या कराती है, हिमेटोलॉजी। ब्लड इज बता रहा है कि इज अ मॉलिक्यूल कनेक्टिव टिश्यूज रेड कलर्ड ड्यू टू द आरबीसीज व्हेन ऑक्सीजन अटैच टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे आ गया आरबीसी, ब्लड में लाइफ स्पैन देख लेते हैं। ब्लड में 3 चीज़ें पाई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसकी लाइफ स्पैन दे रहा है 120 डेज, 10 से 13 दिन, 10 to 13 डेज, 9 to 10 डेज, ठीक है। ये हो गया। ब्लड कंपोनेंट्स में देखिए दिखा रहा है 2 तरह का कंपोनेंट्स बेसिकली डिवाइड होता है, प्लाज्मा और सेलुलर मोमेंट, ठीक है, सेलुलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड इन विच सेलुलर एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड, ठीक है, फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का। इधर क्या दे रहा है, सेलुलर एलिमेंट्स में आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। आरबीसी क्या है, ई न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाया हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द साइटोप्लाज्म बिटवीन द लंग्स एंड टिश्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले जाने का किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस पाई जाती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन वाइडिंग ऑर्गेनिजम्स, जो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स या जम्स वगैरह आते हैं उनको उनसे प्रोटेक्ट करता है। प्लेटलेट्स क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें भी क्या होती है, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, कलरलेस होता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। सोर्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, थर्मोप्लास्टिन का सोर्स है, इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। थर्मोप्लास्टिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। और कुछ बच गया, इधर देख लेते हैं। डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, 4 तरह की ब्लड ग्रुप होती है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी, सॉरी ओ, बी और ए बी और ओ। ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ को यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और कुछ छूट गया, आगे देखते हैं, ऊपर तो नहीं छूटा कुछ, नहीं, फटाफट देखते हैं क्विक रीजन। आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी का क्या है, 2 टाइप्स होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब जो है बेसोफिल्स जो होती है लीस्ट अबंडेंट, कम मात्रा में होता है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। और एग्रेनुलोसाइट्स कणिका विहीन,
ये क्या है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती है, मेन फंक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इनका मेन फंक्शन लिम्फोसाइट्स का क्या है, इम्यून सिस्टम का काम करना है, सुरक्षा प्रदान करना। मोनोसाइट्स का क्या है, लार्जेस्ट क्या है, प्रिकर्सर्स ऑफ सेल्स एंड मोनोन्यूक्लियर फैगोटिक सिस्टम। ये क्या करती है, भच्छी कोशिकाएं होती हैं, सीधे इंगल्फ कर जाती है, पूरा खा जाती हैं, ये किल करती हैं, ठीक है, जम्स को ये पूरा खा जाती हैं, अपने अंदर इंगल्फ कर लेती हैं, ठीक है। खत्म हो गया क्या, और कुछ बच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ WBC में बता रहा है कि हाई काउंट एंड लो काउंट। हाई काउंट हो जाता है लीड्स टू ल्यूकेमिया, लो काउंट होगा तो ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। WBC बढ़ जाएगा तो ल्यूकेमिया, घट जाएगा तो ल्यूकोपीनिया। एक यहाँ आ रहा है लाइन, देखिए, ये ब्लड का फंक्शन है, ये ब्लड से आ रहा है, देखिए ब्लड का फंक्शन देख लेते हैं फटाफट, क्या है, टू डिलीवर द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू टिश्यूज, पता है, टू कलेक्ट द डिस्पोज ऑफ वाटर फ्रॉम द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, पता है, टू डिलीवर स्पेशलाइज्ड सेल टू टिश्यू, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, बचाता है, टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द क्लोजिंग गैप्स इन द ब्लड वेसल्स में जो कोई लीकेज वगैरह है तो उसको क्लोज करता है, भरता है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, आज का लेक्चर बस यही एंड होता है साथियों। मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर हुआ है। की पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपको जानने को मिला होगा, हार्ट और ब्लड से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड, इसके पहला लेक्चर तो हुआ ही था, ये भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है साथियों। और मैंने कई बुक्स से इसको रिसोर्स करके बनाया, और स्पेशली फॉर TGT PGT के ओरिजिन है ये। बाकी बच्चे भी इसको चाहे तो देख सकते हैं, उनको भी काम आएगा, लेकिन TGT PGT के मद्देनजर क्योंकि खुद मेरा ये हैंड रिटन नोट्स है, इसको मैं हाथ से बना करके PDF कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए साथियों, तो बस आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।